हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहने चाहिए दोस्त. सो टुडे लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव टेकन इकोनॉमिक्स क्लास. फर्स्ट वील डू द रिविजन जितना हमने अभी तक कर लिया था एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. ओके, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. तो दीज आर द रूल्स ऑफ द क्लास. यू कैन रीड इट एट योर ओन पेस. ठीक है, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. ओके जी, ओके. तो हमने डिमांड एंड सप्लाई की शुरुआत करी थी मैक्रो वर्सेस माइक्रो के डिफरेंस से. ठीक है, माइक्रो होता है आपका इंडिविजुअल मार्केट्स या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव को देखना. मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी को देखना होता था. ठीक है, एजेंट होता है. एजेंट्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं वो होते हैं आपके कंज्यूमर्स इन द फर्म. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीगेट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक और इन गवर्नमेंट्स की सारी पॉलिसी वगैरह का एनालिसिस होता है. आउटपुट मैट्रिक जो देखा जाता है वो प्राइसेस, क्वांटिटीज एंड कंज्यूमर चॉइसेस देखी जाती है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. डिसीजन रूल यही होता है. डिसीजन रूल का मतलब क्या होता है सर? डिसीजन रूल का मतलब एक ये होता है कि सर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो डिसीजन रूल में कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं एज अ कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. क्या कहते हैं उसे? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. एंड सपोज करो फर्म है, मेरी खुद की एक कंपनी है, खुद का एक स्टार्टअप है जो प्रोड्यूस कर रहा है. लेट्स से वो बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो स्नैक सेक्टर में है, स्नैकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ हेल्दी स्नैक्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सेवा करना, फ्री में बांट देना? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज माई ऑब्जेक्टिव. वी एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर होगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, तो देश की इकोनॉमी को समझते हैं, उसके ग्रोथ मॉडल को समझते हैं, उसकी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को समझते हैं. ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा पता लगेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब हम जीडीपी, इन्फ्लेशन और उसके बिजनेस साइकिल से और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल से कंपैरिजन वगैरह करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. ठीक है सर, इसके बाद हमने पढ़ा था आपका फोर सेक्टर सर्कुलर फ्लो. 2 सेक्टर से स्टार्टिंग करी थी हमने. 2 सेक्टर, 3 सेक्टर जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसे जाके देखो. उसमें अगर सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है या फिर भूल चुके हो, क्योंकि क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है यार ये तो, बट पता होना चाहिए बिकॉज यू आर मीन्स ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ एनीथिंग इन द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो लेट मी जूम इन a bit. ठीक है सर. ठीक है, सो 4 सेक्टर फ्लो पढ़ाना था. पहला सेक्टर हाउस होल्ड है. फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ फॉरेन सेक्टर. हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म. फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है. तो फर्म क्या करती है? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उसको कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम करता है और उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करता है. क्या वो सर सारा का सारा कंजम्पशन जितना उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड वो करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करी, उसके अगेंस्ट में उनको फैक्टर पेमेंट मिलती है फर्म से. फैक्टर पेमेंट्स मिलती है मतलब लैंड के बदले में जो हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड करा फर्म को, उसके बदले में रेंट मिला है. ठीक है, लेबर की जगह पे वेजेस मिली है, कैपिटल की जगह पे इंटरेस्ट मिला है. ठीक है, देकर उनको फर्म से इतना मिला है. अब वो जो उनको पास पैसा आया है हाउस होल्ड के पास, क्या वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं? नहीं, कुछ सेविंग करते हैं. ठीक है, और जब कम पैसा पड़ जाता है तो बोरोइंग भी करते हैं. तभी एक बीच में सेक्टर आता है फाइनेंशियल मार्केट का. ठीक है, जिससे सेविंग एंड बोरोइंग का लेन देन चलता रहता है. ऐसी फर्म भी करती है, हाउस होल्ड भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है. फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात हो रही है. ओके, इसके बाद गवर्नमेंट को हाउस होल्ड भी टैक्स प्रोवाइड करता है, फर्म्स भी टैक्स प्रोवाइड करती है. एंड गवर्नमेंट फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट फर्म्स को प्रोवाइड करती है आपकी सब्सिडी, हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड करती है. फैक्टर पेमेंट्स आपकी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि सैलरीज तो जो लोग एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट के अंदर तो उनको तो सैलरी मिलती है ना, तो फैक्टर पेमेंट उन्हें कहा जाता है. ठीक है, एंड गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ फर्म से प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज भी लेती है, तो उसकी जगह पे पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज देती है. फिर आखिरी में आपका जो सबसे बड़ा सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर को क्या होता है, मतलब फॉरेन में क्या करते हैं? इंडिया के वाले लोग फॉरेन में क्या करते हैं? या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं.
वैसे ही इंपोर्ट की पेमेंट होती है, एक्सपोर्ट से पैसे मिलते हैं, ठीक है, एक ये बात है। वैसे ही इंडिया के लोग फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं तो उनको फैक्टर पेमेंट्स भी मिलती है, फैक्टर सर्विस के लिए फैक्टर पेमेंट मिलती है, ठीक है। एंड एक नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी रिसीव करते हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप आ गया, आपका रेमिटेंसेज आ गया, ये सब चीज़ें आती हैं। नाउ ये पूरा 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो हमने डीप में पढ़ा था, मैंने आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक तरह से रिविजनरी क्लास हो रही है जिससे पुराना जो करा हुआ है वो सारा का सारा सिंक में हो जाए, तभी हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे समझे। और आज हम कंज्यूमर के साइड के एंगल को सारा खत्म कर देंगे, देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम फर्म के एंगल को समझेंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये वाली चीज़ है कि जब हम यूनिट ऑफ एनालिसिस अभी हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला चैप्टर भी पूरा डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 2 एजेंट्स पढ़े थे, एक कंज्यूमर पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था फर्म। कंज्यूमर से निकलता है थ्योरी ऑफ डिमांड, फर्म से निकलता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं तो वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। क्या मिलता हो? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। मगर अगर मुझे फरारी खरीद कर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मेरी इनकम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस आती है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट, मार्केट प्राइसेस, प्रेफरेंसेस एंड द एक्सपेक्टेशंस। गॉट इट? नाउ फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करती है उसके अंदर ये 4 कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है: प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मली कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपका जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसके अगेंस्ट में आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकलता है एंड मार्जिनल कॉस्ट भी निकलता है। ये वाले अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट आते हैं तो एक बार फटाफट इसको आप जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा एक बार 2x की स्पीड में सारा रिव्यू कर लेना, ठीक है। तो सारा का सारा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड में। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन हमने कहा था कि डिमांड सप्लाई इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये वाला बीच वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये वाला बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, दिस वन, ओके। इससे आपका क्या पता चलता है? इससे प्राइसिंग पावर ऑफ द फर्म पता लगती है, मार्केट एफिशिएंसी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर आउटकम एंड ऑप्टिमल फर्म स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ डिमांड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है सर? फंक्शन का मतलब कि उसके अंदर वो किस चीज़ से डराइव होती है, चीज़ें किस चीज़ से उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत प्लेन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इतना नॉर्मली जब CFA L1 की नॉर्मल क्लासेस होती है उसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं बताया जाता, इसलिए ये दीज आर द फाउंडेशन क्लासेस, इसलिए पूरा खोल के बता रहे हैं, ओके। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है सर? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो जाती है। प्राइस ऊपर जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। नाउ अगर क्वांटिटी डिमांडेड तो सर मेरी खाली प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होती, और भी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। ये ऐसे बिल्कुल कि एक तो उसके खुद का प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसकी इनकम, फाइन। तीसरा प्रेफरेंसेस कि वो कि क्या प्रेफर करता है। चौथा एक्सपेक्टेशन कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है। एक्सपेक्टेशन का मतलब नॉर्मली ये होता है कि सपोज करो गोल्ड का दाम मेरा बढ़ने वाला है, तो एज अ प्रूडेंट माइंड मेरा क्या होगा कि अगर मेरे पास पैसे रखे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, परचेज करके रख लेता हूँ, राइट। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, ओके। नाउ प्राइस ऑफ द अनदर गुड आल्सो अफेक्ट माय डिमांड। लेट्स से अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है, सपोज करो अगर 100 पे है, 75 पे है, 100 पे है, वो होके 1000 हो गया, ठीक है। कार की डिमांड पे उसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? हो सकता है आएगा, ऑब्वियसली कार की आपकी परचेजेस कम हो जाएगी। मतलब जो पेट्रोल वाली कार है उसकी परचेजेस कम हो जाएगी, ईवी वाली ज़्यादा हो जाएगी, ओके। नाउ अगर 2 तरह की टी है, ठीक है,
टी, एक ताजमहल होगी आपकी, एक टाटा टी होगी नॉर्मली, और एक वाघ बकरी ले लेते हैं, वाघ बकरी चाय, राइट। सो इन एक का दाम बढ़ता है, सपोज करो वाघ बकरी को वीबी कह देते हैं, तो वीबी का अगर दाम बढ़ता है, वीबी का अगर दाम बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बाकी टाटा टी की बढ़ जाएगी। इन दो एग्जाम्पल में एक तो सब्स्टिट्यूट गुड है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेट्रोल और कार वाला एग्जाम्पल हमने आपका कॉम्प्लीमेंट्री में देखा था, और आपका सब्स्टिट्यूट वाला हमने वाघ बकरी और टाटा टी के केस में देखा था। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया हमें। देन हमने फिर उनके जो अभी डिमांड फंक्शन देखे हैं उसको हमने पूरा तोड़ा, जो मैंने अभी बताया है। लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विकली कि व्हेन ओन प्राइस का इफेक्ट पे, तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड लग गया कि जब उसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, राइट। फिर कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करती है कि मैं वो गुड्स परचेज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो गुड्स परचेज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अफोर्डेबिलिटी अगर मेरी बढ़ती है तो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। गुड गुड, ओके फाइन। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में हमने दो केसेस देखे हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कि सब्स्टिट्यूट गुड में ऐसा होगा कि अगर एक टी वाघ बकरी चाय का दाम बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टाटा टी, ठीक है, टाटा टी, ताज करके आता है, ताजमहल करके ऐसा कुछ करके आता है, राइट। टाटा टी की डिमांड बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री, जब कार के दाम बढ़ते हैं, कार के दाम बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कम होती है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केसेस में देखा था। प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, ये अनइवन शिफ्ट इन द डिमांड करता है। ये जैसे अनइवन शिफ्ट का मतलब क्या हुआ सर, जैसे लाइन है, लाइन डायरेक्टली इधर जा रही थी इस वाले केसेस में, इनकम अफोर्डेबिलिटी के वाले केसेस में, बट प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट की वजह से ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होती, इट कुड बी अनइवन, ओके। एक्सपेक्टेशंस मीन्स एक्सपेक्टेड चेंज इन द फ्यूचर प्राइसेस will change my quantity demanded as of now. So these are the components, these are the 5 components that we have discussed in the demand function. Now let's move forward. Then we कि हमने कुछ नंबर से देखा था कि यार quantity demanded is, ये वाला आपका पूरा फंक्शन हमने देखा था कि कहीं पे सर आपने नेगेटिव साइन लगा रखा है, कभी कहीं पे आपने पॉजिटिव साइन लगा रखा है, राइट। इसके हमने डिटेल में गए थे, यू कैन जस्ट वॉच दैट लेक्चर, अदरवाइज मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम से। जो अब सपोज करो 80 प्राइस ऑफ ओन गुड, मेरा खुद का प्राइस ऑफ ओन गुड क्वांटिटी है, ऐसे समझते हैं। सपोज करो मुझे टी परचेज करनी है, राइट, और टी परचेज करने पे मुझे क्या हो रहा है, मेरा जब उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। एंड हेंस प्राइस ऑफ ओन गुड के पास वाला साइन कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। इनकम मेरी बढ़ती है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ती है, तो उसका साइन कौन सा हो गया, प्लस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ इनवर्स डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन कैसे सर, इनवर्स डिमांड फंक्शन में हमने ये पढ़ा था, अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो क्वांटिटी डिमांडेड के केसेस में पढ़ा था। ये पढ़ा था ना, QX D84.5 माइनस 6.39 PX प्लस 0.25 I माइनस 2 PY, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा सर, इसके अंदर हमने ये करा है इनवर्स डिमांड फंक्शन में, इनवर्स डिमांड फंक्शन में हमने क्या करा है, वेट अ सेक, लेट मी ओपन दैट स्लाइड। इसमें मैंने रिलेटेड गुड कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे मैंने माई इनकम, मैंने खुद की इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को फिक्स कर दिया। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रिलेशन P एंड Q के बीच में रिलेशन चाहिए। किसके बीच में रिलेशन चाहिए, P एंड Q के बीच में रिलेशन चाहिए। तो मैंने अपना डिमांड फंक्शन बना दिया कुछ ऐसा कि अगर सपोज करो 84.5 माइनस 0.65 ऑफ PX है, तो PX को मुझे लेफ्ट में लेके आना है, और नॉर्मली इक्वेशन है तो मैथ्स की इक्वेशन है, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी। इसे इधर लेके आओगे तो कुछ ऐसे बनेगा 64 माइनस 2QX। डिफरेंट हो सकता है, मैंने पहले कहा था कि शायद इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैच नहीं करेगा, बट
निकलता इस तरीके से ही है। ओके, अब ये क्यों चाहिए सर, ये चाहिए क्यों? ये तो आप कुछ भी निकालोगे, इक्वेशन में आपको कुछ भी दे दूँ मैं, अगर आपको इक्वेशन देता हूँ क्यू एक्स डी इज इक्वल टू 74 माइनस 2.5 पी एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे 2.5 पी एक्स इज 74 माइनस क्यू एक्स डी। ठीक है, पी एक्स मतलब 74 अपॉन 2.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 क्यू एक्स डी। ये तो निकाल लोगे, आपको इसी तरीके की कोई इक्वेशन आ जाएगी आपकी, राइट। तो इस तरीके से आती है, बट ऐसे करते क्यों हैं, करना क्यों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करने में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये कोई भी कर लेगा। इसको हम करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मतलब रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट। ये अभी आपके जब हम प्रोडक्शन के केसेस में चलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब फर्म के पर्सपेक्टिव से चलेंगे, वहां पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द एडिशनल यूनिट सोल्ड। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे मेरा रेवेन्यू कितना आता है, उसको कैलकुलेट करने में ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे सर, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यूनिट, अगर मैंने इस केसेस में क्या रख दी, मैंने यहाँ पे रखा 1 यूनिट रख दी कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, तो 64 माइनस 2x करके इक्वेशन में पुट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा आपका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है कि शोज मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे फॉर द ईच क्वांटिटी। ये भी पता लग जाएगा, क्वांटिटी पुट करो प्राइस निकल के आ जाएगा। और ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन निकालने में इंपॉर्टेंट होता है। इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है सर, ब्रीफ देता हूं क्योंकि इसके ऊपर पूरा इलैबोरेटेड डिस्कशन है, बट समझो बात को। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। दो तरह के कंपटीशन होते हैं, करेक्ट। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि सर नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स कम है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। अब सर इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर फर्म्स ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, प्राइसिंग में लगे रहेंगे कि यार तू 24 रुपये का माल बेचता है, मैं 23 का बेचूंगा, तू 23 का बेचता है तो मैं 22 का बेचूंगा, तू 22 का बेचता है तो मैं 21 का बेचूंगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो प्राइस आएगा वो इकोनॉमिकल प्राइस आएगा। इसमें कौन बेनिफिट करेगा, कंज्यूमर बेनिफिट करेगा, क्योंकि फर्म तो आपस में लड़के प्राइस ही कम करती रहेंगी ना, अनलेस एंड अनटिल वो साथ में मिलकर कोई कार्टेल ना बना ले, जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो पता नहीं काम करती है नहीं करती है, मुझे तो नहीं लगता वो करती है, बट ठीक है जैसा भी है। तो नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा होने से, किसी भी सेक्टर में ज़्यादा होने से प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल आती है एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। ओके, अब वहीं पे दूसरा केस देखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे फर्म्स कम है। सपोज नंबर ऑफ फर्म्स पहले एक सेक्टर में 20 थी, यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो इतना कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है इतना, राइट। नाउ यहाँ पे प्राइसिंग कैसे बिहेव करेगी सर, यहाँ पे प्राइसिंग इसके जैसे इंटेंसिव नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे क्या फ़र्क आता है, भाई ऑब्वियसली आएगा ना। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मुझे कैसे रखनी है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखना है। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में रख रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में, तो कॉम्पिटिटर का ख्याल मुझे बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो अगर प्राइस मैंने बढ़ा दिया तो मेरी तो वो तो शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर, राइट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या करूंगा सर मैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में वहाँ पे मुझे इतना इंटेंस कंपटीशन नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ और स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। सपोज करो मुझे अपनी ब्रांड बनानी है इन एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें 5 या 6 फर्म है, उस पर ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा खेला जाएगा। और डिफरेंट तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। यू गेट टू लर्न दीज थिंग्स इन योर MBAs नॉर्मली, बट अगर कुछ टाइम मिला तो आई टॉट यू दीज थिंग्स ऑल्सो, कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कितनी तरह की होती है, किस तरीके से काम होता है। जब हम कंपनी का एनालिसिस करने बैठेंगे साथ में, उस केसेस में हम देखेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड की। डिमांड मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी चेंज हो रही है,
और इससे पहले क्या लगा रखा है हमने, प्राइस। क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है जब प्राइस चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनकम लगा दूं तो क्या बोलूँगा, क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है जब मेरी इनकम चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे मैं रिलेटेड गुड लगा दूं तो मैं क्या बोलूँगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी चेंज हो रही है अगर मेरा रिलेटेड गुड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तभी मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था। ये तो जैसे हमने बोला, जैसे हमने इस वाले सेंटेंस से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, इसके नेम से ही हमने निकाला, वैसे ही हमने फॉर्मूला बना दिया उसका। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एक मिनट रुको, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल। चेंज इन द वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, खुद का प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकती है, या रिलेटेड गुड का हो सकता है, राइट। फिर हमने इसको फॉर्मूले को तोड़ा था। तोड़ना इंपॉर्टेंट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कर्व समझ में आएगा जो भी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है सर, चेंज, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज और चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज का मतलब है कि जो पहले था माइनस जो अब है, या जो अब है माइनस पहले था। तो Q1 जो अब है माइनस जो पहले था डिवाइडेड बाय जो पहले था। परसेंटेज तो ऐसे निकालेंगे ना भाई, ऐसे निकालेंगे, Q1 माइनस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q1 माइनस Q, अरे यार ये वाला हो गया पेन, ओके कोई बात नहीं, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, तो परसेंटेज निकलती है, करेक्ट। और इसको चेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही प्राइस का चेंज है, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने इलास्टिसिटी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करा, उसके बाद मैंने अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, फिर मैंने ये पता करा कि चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द प्राइस अलग कर लिया और P बाय Q अलग कर दिया। अब जो हमने डिमांड कर्व समझा था, जो हमने डिमांड कर्व समझा था, वेट अ सेक लेट मी जस्ट, ओके, जो हमने डिमांड कर्व समझा था, तो उसके अंदर केसेस में हमने क्या समझा था सर कि ओके, जो डिमांड कर्व हमने समझा था उस केसेस में ये आपका डिमांड कर्व इस तरीके से आ रहा था, राइट। तो ये नेगेटिवली स्लोप है, नेगेटिवली है, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप का मतलब कि भैया वो जो होता नहीं है, कौन सा झूला होता है जिसमें ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ नीचे ऐसे करके आता है, ऐसे करके, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इसका स्लोप तो सेम ही रहेगा, देखो ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये स्लोप है। अगर मैंने इसे ये कर दिया तो बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया, इसमें ज़्यादा मजा आएगा, राइट, मतलब झूले के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। और अगर मैंने ऐसे करा, ठीक है यार बैठे यहाँ पे आगे बस और कुछ नहीं, इस पे आएगा तो थ्रिल आएगा, राइट। नो, तो ये स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है, तो स्लोप तो फिक्स हो जाता है, आपका स्लोप फिक्स हो जाता है, मगर पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इसको कर्व पे देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, तो सीधा नहीं बना बट ठीक है, समझ रहे होंगे आप। हाँ अब हो गया सीधा, बिल्कुल ठीक है। स्लोप तो इसका सेम है, स्लोप इसका सेम है, इसका स्लोप, अब ये बताना, जूम इन करता हूं, हाँ ओके फाइन। इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों स्लोप डिफरेंट है, राइट, स्लोप डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी आता है। तो अगर मैं ये वाला पकड़ूं, ग्रीन वाला पकड़ूं, तो यहाँ पे प्राइस अलग है, यहाँ पे क्वांटिटी अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, और इस वाले पॉइंट पे पकड़ूं, ये वाला पॉइंट अलग है। ये दोनों पॉइंट तो अलग हो गए ना भाई, ये वाला और ये वाला पॉइंट तो अलग अलग हो गया। नाउ ये दोनों पॉइंट अलग हो गए, मगर इसका स्लोप तो सेम रहेगा, इसकी जो स्टीपनेस है वो तो सेम रहेगी। तो जो P बाय Q होता है वो चेंज होता रहता है, स्लोप किसी भी डिमांड कर्व का सेम रहता है। बस आखिरी में मुझे यह बताना था, तो उसका मतलब ये है, ठीक है। आपका P बाय Q को क्या कहेंगे, P बाय Q को हम कहेंगे स्केलिंग फैक्टर। क्या कहेंगे सर, स्केलिंग फैक्टर। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तो है ही, जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है
जो सर हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है उसका आउटपुट ये निकलेगा, P बाय Q इंटू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द प्राइस। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस को हम स्लोप कहते हैं, जो कांस्टेंट रहता है P बाय Q का स्केलिंग फैक्टर बनता है। स्केलिंग फैक्टर चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है मैं डिमांड कर्व पे कहाँ पे देख रहा हूँ, किस पॉइंट पे देख रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका एक आउटपुट समझाने का सिर्फ ये था, ये वाली चीज़ थी। ये देखो जो आगे मैंने एक बार बताया था आपको कि जब सर मेरा P बाय Q हाई होगा, जब मेरा P बाय Q ये वाला इक्वेशन थी जो भी हमने देखी थी, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द प्राइस स्लोप तो सेम रहेगा। मगर जब P बाय Q ज़्यादा होगा, ये यहाँ पर तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। ठीक है, जहाँ पे P ज़्यादा होगा, P तो ज़्यादा है, Q कम है, तो रेशो बन गया ना भाई, यहाँ पे तो P ज़्यादा हो गया, Q यहाँ पे आएगा लाइन में। P बाय Q में अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो भाई इसका रेशो तो ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, और यहाँ पे P बाय Q कम है क्योंकि प्राइस कम है, यहाँ पे प्राइस कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, तो इस वाले केसेस में लेस देन 1 आएगा। एंड हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी उसी की तरफ से ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होगी। ठीक है, इसका आउटपुट ये समझाने का ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पे लाना आपको। नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन। ओके, फिर हमने इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी देखा था। इलास्टिसिटी का मतलब हम समझ चुके हैं कि सेंसिटिविटी बोलते हैं उसे, इलास्टिसिटी को स्लोप नहीं बोलते। स्लोप इज अ कंपोनेंट ऑफ इलास्टिसिटी, नॉट इलास्टिसिटी इटसेल्फ, इट्स अ पार्ट नॉट अ इलास्टिसिटी। और हमने एक स्टैंडर्ड फंक्शन हमने इसी वाली टोनिंग से हमने डिस्क्राइब करा था इलास्टिसिटी के मीनिंग से, कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल। और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, and wait a sec, I think something has gone wrong, slides हट चुकी हैं। wait a sec, let me bring it back। क्या हो रहा है? give me a sec। Okay, now I think it's back। it's back, fine, no worries। ओके जी, ओके। अब इलास्टिसिटी फर्म्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये प्राइसिंग पावर बताती है, आपका रेवेन्यू फोरकास्ट में हेल्प करती है, मार्कअप डिसीजन में हेल्प करती है, और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज भी करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ टू स्ट्रेच दिस क्लास एज सच। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी है, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का सिंपल समझ इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपका इन इलास्टिक इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 एंड इलास्टिक का ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी को मैं अगर हिंदी मीनिंग में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि सर कि जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड होता है ना, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इफेक्ट प्राइस चेंज का बहुत ज़्यादा होता है इलास्टिक के केस में। सर अगर मेरा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इफेक्ट प्राइस चेंज की वजह से थोड़ा बहुत होता है तो वो इनइलास्टिक होता है। ये हिंदी मीनिंग हो गया। फॉर्मूले की लैंग्वेज में बोलना चाहो, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इफ इट इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल देन इट इज अ इलास्टिक एंड वाइस वर्सा इज इनइलास्टिक। ओके, लग्जरी गुड्स के केसेस के अंदर ये गुड्स जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, उस केसेस में डिमांड क्या होती है सर, इलास्टिक। एंड अगर उसके नेसेसिटी है, कोई गुड एक नेसेसिटी है तो, या फिर मेडिसिन है, तो उस केसेस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दो एक्सट्रीम केसेस हमने पकड़े थे कि एक परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का केस था, कि जिसके अंदर बिल्कुल आपका वर्टिकल डिमांड कर्व बनता है, एक के अंदर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है, कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंज,
जैसे सेविंग ड्रग्स हो गया, उसके केस में हमने ये पकड़ा था। एंड द परफेक्टली इलास्टिक के केस में हमने क्या पकड़ा था कि सर ये परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा लगता है, कि जहाँ बहुत सारी फर्म होती हैं। जैसे आप सब्जी मंडी ले लो, सब्जी मंडी में बहुत सारे आलू बेचने वाले हैं, राइट, बहुत सारे आलू बेचने वाले हैं, उस केसेस में देख लो आप। reconciliation statement, fine, let me make it a silent, fine. now उसमें आलू बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अब उसमें किसी एक आलू वाले ने 10 रुपये बढ़ा दिए, पर केजी पे बढ़ा दिए, तो उससे लेगा नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड एंटायरली वाइप आउट हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड एंटायरली वाइप आउट हो जाएगी। देयरफॉर सेम प्राइस में कितना भी क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं, ये हमने हिंदी मीनिंग लिखा था एज सच। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा है, अब सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। बजट के अंदर शेयर, अगर बजट के अंदर शेयर ज़्यादा है तो इलास्टिक होगा, अदरवाइज लो है तो कम होगा। टाइम होराइजन अगर लॉन्ग टर्म है तो इलास्टिक होगा। इलास्टिक क्यों होगा सर? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मैं तो अपनी डिमांड को एडजस्ट कर सकता हूँ ना। अभी मुझे किसी चीज़ की अर्जेंटली नीड है तो उसे शॉर्ट टर्म बोला मैंने, तो उसमें मैं एकदम से डिमांड को चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म पे मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, तो इलास्टिक होगा वो केसेस। नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, नेसेसिटी के केस में इलास्टिक है एंड लग्जरी केसेस में इलास्टिक है। फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन, राइट, यू नीड टू वॉच द लास्ट लेक्चर बिकॉज इट वॉज डेल्ट इन वेरी मच इन डेप्थ। ठीक है, चले इनकम एंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी वही परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल नीचे आता था डिनोमिनेटर के अंदर, उसके अंदर अगर मैं चेंज इन इनकम करता हूँ, उसके अंदर चेंज इन इनकम करता हूँ तो इनकम इलास्टिसिटी बन जाता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड करता हूँ तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बन जाता है। रिलेटेड गुड कौन से गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो 30 मिनट्स का आपका डिस्कशन सिर्फ रिविजन में निकल गया। हमने काफ़ी हद तक, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा उनको हेल्प हुई होगी इस चीज़ से। बाकी अब हम कंटिन्यू करते हैं क्लास फ्रॉम द नॉर्मल गुड्स एंड द इन्फीरियर गुड्स। ओके नाउ ओके नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। ओके नाउ जब हमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा था, तो सर हमने फॉर्मूला देखा था, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। ये पढ़ा था हमने, ठीक है सर। अब इसको ना हिंदी मीनिंग में समझते हैं। कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, दो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट आता है आपका कि जब क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मेरी इनकम बढ़ने से, क्या कहना चाह रहा हूं सर, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है सर। यहां पे अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, नाउ अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो ये कौन सा साइन बनेगा? दोनों इंक्रीज होने का पॉजिटिव साइन। अपोजिट साइन है तो क्या बनेगा? नेगेटिव साइन, ठीक है। एक ही वाला चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इन तरह के गुड्स को क्या कहेंगे? इन वाले कैटेगरी ऑफ गुड्स को क्या कहेंगे? जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं उन वाले गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करता हूँ। अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो वाले मैं गुड्स को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो दो कैटेगरी ऑफ गुड्स हो गए। तो अगर मैं इस वाले गुड्स को क्या कहता हूँ सर? इस वाले गुड्स को क्या कहता हूँ मैं सर? इसे कहता हूँ नॉर्मल गुड्स, इसे मैं कहता हूँ सर इन्फीरियर गुड्स। क्या कहता हूँ?
इन्फीरियर गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं ऑल्दो ये एग्जाम्पल न्यूट्रिशन के केस में या मेडिसिन के केस में अलग हो जाएगा अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, बट एक सिंपल सेफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आप राइस लेते हो, राइस मतलब चावल, राइट, उसकी दो कैटेगरी लेते हैं, एक लेते हैं बासमती और एक लेते हैं आपका सोना मसूरी करके भी एक आता है चावल, राइट। तो दो चावल की कैटेगरी लेते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कंजम्पशन कौन से गुड का ज़्यादा करोगे? बासमती राइस का, ऑब्वियसली। महंगा भी आता है, लग्जरी भी दिखाता है, ठीक है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, बड़ा बड़ा फुक्का फुक्का सा, अलग अलग होते हैं एक एक चावल के टुकड़े, एंड यू जस्ट mix it with your whatever the stuff you are having and just have it, engulf it, or the level of satisfaction. भूख लगी। सो ये नॉर्मल गुड्स का केसेस आ गया। अब सर मेरी अगर इनकम बढ़ती है तो मैं सर सोना मसूरी को हटा दूंगा, मैं नहीं कंज्यूम नहीं करूंगा मैं, राइट। तो उसे इन्फीरियर गुड्स कह देते हैं। इसका प्राइस होता है अराउंड 120 पर केजी, इसका प्राइस होता है अराउंड 100, नॉट 150 और 40 पर केजी। प्राइसिंग से मैं प्राइस के ऊपर नहीं आने वाला था, बट क्वालिटी के ऊपर आ रहा हूँ कि परसेप्शन कैसा है लोगों का। तो परसेप्शन के हिसाब से लोग क्या समझते हैं कि सोना मसूरी इज इन्फीरियर गुड्स एंड बासमती इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है। एंड ये है ही मार्केट के अंदर, बट न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से अदरवाइज होता है, बिकॉज दिस इज वेरी मच हेल्दी देन दिस बासमती राइस। पढ़ना इसके बारे में, मुझे तो एग्जाम्पल लेना था इसलिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, सोना मसूरी बासमती राइस क्या होता है, मगर न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से इस वाले चीज़ को पढ़ना, दिस वन इज वेरी मच हेल्दी देन बासमती राइस, ओके। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स पता लग गए सर। अब इसके अंदर हमें ना दो तरह के गुड्स और हैं नॉर्मल गुड्स के अंदर। मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, रुको। wait a sec, okay, area stroker and this is fine, ठीक है। नाउ नॉर्मल गुड्स के अंदर दो तरह के गुड्स और हैं, एक है आपका लग्जरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी है नेसेसिटीज़ मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, उनके केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लग्जरी गुड्स होती हैं उसकी इलास्टिसिटी हमें पता है सर, ग्रेटर देन 1 होती है। अभी आपने बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में जब हम सब देख रहे थे, लग्जरी गुड्स की होती है। आई हैव रिटन रॉन्ग वे यहाँ पे, लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और नेसेसिटी के केसेस में इलास्टिसिटी 0 to 1 होती है, ओके। जैसे स्टेपल फूड हो गया या फिर हाउस होल्ड के बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उस केसेस में नेसेसिटी वाला फॉलोअप करता है। तो नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स का सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन याद रखनी है कि सर उसका मतलब होता क्या है, तो उस एंटायर कॉन्सेप्ट विल फॉल अपार्ट। कभी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नॉर्मल गुड्स ये होते हैं, इन्फीरियर गुड्स ये होते हैं। सिंपल याद रखो, इनकम बढ़ेगी मैं उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। तो जब भी आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको नॉर्मल और इन्फीरियर के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा, वो खुद से ही परचेजिंग के हिसाब से पता लग जाएगा आपको, ओके। Now let's move forward. What is cross price elasticity? Cross price elasticity हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। So percentage change in the quantity demanded, percentage change in the py यहाँ मैंने py लिखा है, y का मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिलेटेड गुड। अगर मैं सर यहाँ पे if px लिखता तो मतलब ओन प्राइस लिखता, ओन प्राइस, मेरा नोटेशंस ऐसे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज, अब यहाँ पे रिलेटेड गुड्स कौन सी दो तरह की कैटेगरी होते हैं सर, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के गुड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस तो मेरी खुद की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था, जब मेरा कार का प्राइस इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल रिड्यूसेस।
इसके अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, रिमेंबर दिस, दोनों इंक्रीज है पॉजिटिव साइन, इंक्रीज डिक्रीज है नेगेटिव साइन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन है कि आपका कि डिमांड कर्व वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है डिमांड कर्व सर, एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, समझते हैं बात को, ठीक है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सब्स्टिट्यूट से कुछ लेना देना है क्या सर, कि सर when the price of a good falls, it becomes cheaper compared to alternatives, causing consumer to substitute towards it। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बोला है। क्या बोला सर मैंने, क्या बोला मैंने कि जब मेरा प्राइस ऑफ माई ओन गुड, मेरे खुद के गुड का प्राइस रिड्यूस होता है तो वो अट्रैक्टिव बन जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है फॉर कंजम्पशन एज कंपेयर्ड टू ऑल्टरनेटिव, एज कंपेयर्ड टू ऑल्टरनेटिव, as compared to alternative, hence quantity demanded increases, hence quantity demanded increases। तो इसके अंदर सर ये लॉ ऑफ डिमांड की तरफ इशारा तो नहीं है, ये ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड की तरफ इशारा है भाई। अब आप ये देखो ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम से देखो कि इसका मतलब क्या बन रहा है, इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये नहीं बन रहा है प्राइस इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है सिंपल। मगर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये है कि मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स डाल दिया। ऑल्टरनेटिव्स मतलब हमेशा किसी चीज़ को हम रिलेटिवली जज करते हैं ना कि भाई ये इससे सस्ता क्या है, इससे महंगा क्या है। उस केसेस में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डाल दिया। नाउ इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब दूसरा है इनकम इफेक्ट। क्या है दूसरा, इनकम इफेक्ट। अब ये देखना, when price of a good decreases, when the price of a good decreases, it increases my purchasing power, it increases my purchasing power, and hence increases consumption of the good। ओके तो ये आ गया आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है। मगर अब ये वाला इनकम इफेक्ट को मैं अगर इससे जोड़ूं, क्योंकि हमने नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केसेस में दो क्लासिफिकेशन आ जाएगा इनकम इफेक्ट के अंदर, एक आपका नॉर्मल गुड्स का केसेस आ जाएगा और एक इन्फीरियर गुड का केसेस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार रुको, हाँ नाउ दो केसेस बना दे सर इसके। यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं कुछ तो करेंगे। यहाँ पे बना देता हूँ, नॉर्मल हो गया, ये इन्फीरियर हो गया,
ये इन्फीरियर हो गया। नाउ दो केसेस आ गए इनकम इफेक्ट के केसेस में कि जब जब नॉर्मल गुड्स कहते हैं, नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं कि जब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एग्जांपल बासमती राइस। इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड द एग्जांपल इज सोना मसूरी राइस, राइट। नाउ इसके अंदर एक पॉइंट नोट करने वाला एक ये है कि नॉर्मल गुड्स के केसेस में, नॉर्मल गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट रीइंफोर्सेस, इनकम इफेक्ट रीइंफोर्सेस, यहां मैं QDX लगा दूं, इंक्रीजेस, इनकम इफेक्ट रीइंफोर्सेस, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं इसे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या सर, ये वाला आप बात समझाओ। देखो जब प्राइस रिड्यूस होता है, जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है इनकम इफेक्ट के केसेस में, नॉर्मल गुड्स की। ओके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यही कहता है, वो तो लॉ ऑफ डिमांड पे चलता है, प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, hence both these things and combining together and implying same thing, सेम ही चीज बता रहे हैं कि प्राइस जब रिड्यूस होता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, therefore नेगेटिवली स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व। इंफीरियर गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो अगेंस्ट में काम करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। कैसे सर, कैसे? इंफीरियर गुड कौन सा होता है, जब मेरा उसका प्राइस अगर रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। क्योंकि इनकम इफेक्ट में हमने क्या लगाया, हमने ये बताया ना कि परचेसिंग पावर मेरी बढ़ जाती है, तो इनकम इफेक्ट में जब मैंने आपको इंफीरियर गुड्स बताया था तो उसमें एक आता जब आपकी इनकम बढ़ती है, तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उसकी रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे तो हमने परचेसिंग पावर को इनकम की तरह ही देख रहे हैं ना भाई, इनकम की तरह ही देख रहे हैं। जब यहाँ पे किसी उस गुड की परचेजिंग पावर, सॉरी उस गुड का प्राइस अगर रिड्यूस हुआ है तो मेरी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो गई। इंफीरियर गुड्स के केसेस में मैं डिफरेंट कलर से नोट करता हूँ, कर रहा हूँ। ये वाला समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है वो। सो प्राइस अगर रिड्यूस होता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उससे मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, एंड नॉर्मल गुड के केसेस में जब मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, और इंफीरियर के केसेस में क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, PX रिड्यूस्ड, प्राइस रिड्यूस। तो अगर मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ तो ये तो अपोजिट, ये तो सेम साइन हो गया, प्राइस रिड्यूसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अपोजिट साइन था। therefore in the cases of the inferior goods, income effect work against the substitution effect, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट को, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स से, जिससे पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स कंबाइन द सेम। तो दो केसेस बनाते हैं, एक तो आपका हो गया नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट SE करके लिख रहा हूं, और इनकम इफेक्ट। अब इंफीरियर गुड्स में आपका अगेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो दोनों का सेम ही है, वो तो लॉ ऑफ डिमांड पे के ऊपर ही बेस है कि प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, जो पहले वाला एग्जांपल है वही लिखता हूँ, प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या कहता है नॉर्मल गुड्स के केसेस में, जब प्राइस रिड्यूस होता है तो इट विल इंक्रीज माई परचेजिंग पावर को मैं कह सकता हूँ इनकम इंक्रीजेस,
एंड नॉर्मल के गुड्स के केसेस में जब इनकम इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ठीक है, यही तो नॉर्मल गुड की इक्वेशन है, नॉर्मल गुड्स की यही तो इक्वेशन है। एंड हेंस मैं इन दोनों को उठाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये प्राइस रिड्यूसेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। ये सेम सेम हो गया, ये सेम सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, सेम हो गया। करेक्ट करेक्ट। एंड हेंस आपका नॉर्मल गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट रीइंफोर्सेस करता है सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट को। ठीक है, अब इस केसेस में देख लेते हैं, जब प्राइस रिड्यूस होता है, ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, तब इनकम इंक्रीज होती है, बट इंफीरियर गुड्स के केसेस में क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। एंड सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को उठाकर यहाँ रख दूँ, इन दोनों को उठाकर यहाँ रख दूँ तो ये आपका नॉट सेम आ जाएगा। इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मगर हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन एक ये था कि सर ये जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? आपका नॉर्मल गुड्स के केसेस में तो बिल्कुल ही नेगेटिवली स्लोप है, बिल्कुल ही बिल्कुल, ये तो चंगा आंसर है। नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होना चाहिए। बट सर इन्फीरियर गुड्स के केसेस में ना ये वर्क नहीं कर रहा। इन्फीरियर गुड्स के केसेस में आपका एक तो सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला तो बिल्कुल सही है, बट यार सर इन्फीरियर गुड्स के केसेस में ना यहाँ पे ये सेम साइन आ रहे हैं, इस यहाँ पे नीचे सेम साइन आ रहे हैं, एंड हेंस इट इज नॉट वर्केबल। देयरफॉर सर हमारे हिसाब से ना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए इस वाले केसेस के अंदर। ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज दैट इंफीरियर गुड्स के केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स और ये कह सकता हूं डोमिनेट्स ओवर इनकम इफेक्ट, डोमिनेट्स ओवर इनकम इफेक्ट, एंड हेंस ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यार यहाँ पे तो अपोजिट साइन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कुछ और कह रहा है, इनकम इफेक्ट कुछ और कह रहा है इनके कि इन्फीरियर गुड्स के केसेस में, तो इस केसेस में आप क्या कहते हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होना चाहिए? तो क्या इट्स सिंपल आंसर कि सर इन्फीरियर गुड्स के केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स या डोमिनेट ओवर द इनकम इफेक्ट केसेस। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। Now, okay, let's move forward now। गुड्स एक और ये लास्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर के केसेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आपका प्रोडक्शन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। गुड्स दैट बिहेव डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट इनकम लेवल्स, गुड्स दैट बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इनकम लेवल्स। तो एक क्या कहना चाहता हूं मैं सर इसके लिए, कोई एक सिंगल गुड कैन बी नॉर्मल गुड और inferior good depend on the richness of the consumer, depends on the wealthiness of the consumer। ठीक है, अब लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास इनकम लेवल में क्लासिफाई इफेक्ट है इनकम के बेसिस पे, अदरवाइज देयर इज नो सच क्लास कॉन्सेप्ट एज सच। लोअर इनकम ग्रुप के लिए कोई एक जो नॉर्मल गुड होगा वो एक रिच आदमी के लिए वो इन्फीरियर गुड होगा। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, सपोज करो फास्ट फूड यू आर कंज्यूमिंग अ फास्ट फूड इन अ लग्जरी होटल और अ सिंपल होटल, तो वो जो नॉर्मल इनकम अर्न करता है बंदा, नॉर्मल इनकम इन द सेंस कि 10 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ, और जो दूसरा बंदा है वो जो रिच है वो अर्न करता है 1 से 2 लाख पर मंथ। करेक्ट। तो उसके लिए तो
नॉर्मल वाले बंदे के लिए तो, या फिर अब नॉर्मल वाले बंदे के लिए तो आपके लिए ये लग्जरी हो जाएगी चीज़। सिंपल होटल मतलब जिस पे खर्चा नॉर्मली 5000 रुपीज़ आता है एक बार बैठने का, खाने पीने का। और इस वाले के लिए ठीक है, क्या है 5000 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 या 2 से 5 लाख लिख लो। तो इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कि कौन सा गुड नॉर्मल होगा, कौन सा गुड इन्फीरियर होगा। दैट यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, ओके। सो वी आर डन फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील गो इनटू द प्रोडक्शन थ्योरी, और हम डायरेक्टली प्रोडक्शन थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके अंदर आपको सारा रिविजन भी करा दिया है। ओके, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक खुद का ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो, एंड अपने देश का ध्यान जरूर रखो। बाय, सी या।